morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 11.2. इससे पहले आप जानेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स होंगे। देखिए इसमें आपको निकालना है रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे रेखा निकालनी। नंबर वन ये है, जैसे एक सदिश ए से जाने वाली वह बी के समांतर, वह सदिश बी के समांतर, बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। देखिए सदिश समीकरण होता है R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहां पर लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, अचर होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ए दिया होता, ए बराबर दिया होता A1 I प्लस B1 J प्लस C1 के, ये ए होता, और आपका बी सदिश ये दिया होता A2I प्लस B2J प्लस C2K। आपसे कहा जाता रेखा का सदिश समीकरण निकालिए। तो रेखा का सदिश समीकरण देखिए, रेखा का सदिश समीकरण हो जाता R इक्वल टू, यहाँ पर आप लगाते A प्लस लैम्डा बी, तो आपको यहाँ पर R प्लस लैम्डा ए इक्वल टू ए का मान यहाँ पर रख देना है, वो क्या है A1 I प्लस A2 B1 J प्लस C1 K इक्वल टू प्लस लैम्डा A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K। ये रेखा का सदिश समीकरण आ गया। अगर कार्तीय समीकरण पूछे, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, ये कार्तीय समीकरण पूछे तो यहाँ पर हो जाता है x माइनस, समझ लीजिए x माइनस A1 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस B1 अपॉन B2। अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं z, तो z माइनस यहाँ पर हो जाता C1 अपॉन C2। ये रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको इस रूप में दिया हो समीकरण तो कार्तीय रूप में निकाल लेंगे ना, और अगर कार्तीय रूप में दिया हो तो इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कार्तीय रूप में दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए A1 B1 C1 किसके दिक् अनुपात है, ए के, ये ए के दिक् अनुपात है। और ये जो नीचे A2 B2 C2 लिखे हैं, ये किसके, बी वेक्टर के दिक् अनुपात है। समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं, जहाँ A1 B1 C1 वेक्टर ए के दिक् अनुपात है, और A2 B2 C2 किसके, रेखा बी के दिक् अनुपात है। समझ पाए? तो इसको नोट कर लीजिए। अब आप ये भी जान लें कि ये सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण हम प्राप्त कैसे करते हैं। देखिए सदिश समीकरण का ये एक वेक्टर R दिया हुआ है, तो वेक्टर R के स्थान पर हम लिख देते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ये एक वेक्टर हम यहाँ पर रख देते हैं R के स्थान पर, ठीक। इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, अगर हम I कॉमन ले तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 लैम्डा बचेगा। देखिए दोनों में से यदि हम J कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, B1 प्लस B2 लैम्डा, यही तो बचेगा ना। लैम्डा का अंदर गुणा कर दीजिए पूरे में पहले, प्लस अगर यहाँ से हम K ले रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है C1 प्लस, यही बच रहा है ना। अब हम दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ I कैप J कैप K कैप की कंपेयर करेंगे। यहाँ जो I कैप का है ये किसके बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 लैम्डा, आ जाएगा ना। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे, देखिए x माइनस A1 अपान में क्या आ जाएगा, A2 बराबर लैम्डा, आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा
A2 अपान में बराबर लैम्डा। ऐसे ही जब हम y की कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा b1 प्लस b2 लैम्डा, और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आएगा y माइनस b1 अपान b2 बराबर लैम्डा। ऐसे ही इसका कंपेयर कर दीजिए z इक्वल टू तो आ जाएगा c1 प्लस c2 लैम्डा। यहाँ से आपका निकलेगा z माइनस c1 अपान c2 इक्वल टू लैम्डा। ये सभी लैम्डा के इक्वल है ना, मीन्स इनका सबका रेशियो सेम है, तभी हम लिख सकते हैं x माइनस a1 अपान a2 बराबर है किसके, y माइनस b1 अपान b2 बराबर है z माइनस c1 अपान c2। बराबर में हम लैम्डा भी लिख सकते हैं कि ये जो है समान अनुपात में है, ये सभी बराबर अनुपात में है जो कि लैम्डा के इक्वल है। समझ में, ये ऐसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, आप सभी समीकरण दिया हो कार्तीय समीकरण डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए ये जो a1 a2 c1 है, a1 b1 c1 है, ये वेक्टर a के दिक् अनुपात है, ठीक है, और नीचे जो दिए हुए हैं ये वेक्टर b के दिक्। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे दो सदिशों से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो सदिशों a व b से गुजरने वाली या से जाने वाली कह सकते हैं, से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो ये होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। यहाँ पर वेक्टर a रखना है और यहाँ पर रखना है b माइनस a, ठीक। तो जब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो रेखा का सदिश समीकरण यहाँ से क्या आएगा, r इक्वल टू यहाँ पर तो आ जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, यहाँ पर आ जाएगा प्लस लैम्डा। यहाँ पर क्या आएगा, देखो हमको b से a को माइनस करना है, b से a को माइनस करना, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 माइनस a1i प्लस b2 माइनस b1j प्लस c2 माइनस c1k। ऐसा हमको समीकरण प्राप्त होगा। अब अगर कहें इसको कार्तीय रूप में प्राप्त करिए तो वही सिस्टम कि x माइनस, इसका कार्तीय रूप देख लीजिए, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वही xi yj प्लस z के लिखेंगे, तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा x माइनस दिक् अनुपात, यहाँ पर ऊपर किसका आता है a का अपान में इसका दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात क्या है a2 माइनस a1। हालांकि ये कोई फिक्स डिजिट होगी, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मान लीजिए ये आ गया a, इसको सॉल्व करेंगे a1 a2 क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो ये आ जाएगा बराबर y माइनस b1 अपान b2 माइनस b1 इक्वल टू z माइनस c1 अपान c2 माइनस c1। इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर आप लैम्डा कर सकते हैं। कार्तीय समीकरण इसका ये आ जाएगा। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये एक ही डिजिट कोई बचेगी, 1 2 कुछ भी ऐसे तो बचेगा। यहाँ पर जैसे 2 बचा तो यहाँ पर फिर 2 रखना है आपको, सॉल्व आप यहीं पर कर लोगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम अगली लाइन ऐसे भी कर सकते थे, देखो r इक्वल टू a1i, ये सब समझ लीजिए, कंफ्यूज ना करें, b1j प्लस c1k, ये a का मान हो गया था, प्लस जब इसको हम सॉल्व करते तो लैम्डा मान लीजिए आ जाता है ai प्लस bj प्लस ck, कुछ इसी बात प्रकार की तो वैल्यू आती। तो जब ऐसी आती तो इसका हम कार्तीय समीकरण लिखते हैं, तो x माइनस a1 अपान a, y माइनस b1 अपान b और z माइनस c1 अपान c। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बचेगी तो कोई ऐसी ही वैल्यू। तो हम चाहे ये फार्मूला याद करें, हम ये ना याद करें, हम ये याद करें कि हमको सदिश समीकरण को अगर कार्तीय रूप में बदलना है तो x माइनस इसका जो है दिक् अनुपात अपॉन यहाँ पर जो एक वेक्टर कोई होगा उसका दिक् अनुपात, x माइनस यहाँ ये जो दिक् अनुपात है ये अपॉन में b वाला, यहाँ पूरा b वेक्टर होता है, उसका दिक् अनुपात आएगा। ये समझ पाए दोनों। नेक्स्ट आप देखेंगे दो सदिश रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाए। देखिए दो सदिश रेखाओं के बीच का कोण
जैसे मान लीजिए ये सदिश रेखाएं दो जा रही हैं, ये A1 रेखा A1 वाली हो गई या B1 वाली हो गई, कोई दो रेखाएं हैं, तो इनके बीच का कोण कैसे निकाला जाए। तो हम जानते हैं सदिश रूप में हमको रेखा किस प्रकार की प्राप्त होगी। जैसे कि ये कोई रेखा जा रही है तो सदिश रूप में हमको इस प्रकार से प्राप्त होगी, R इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K, इसी प्रकार से प्राप्त होगी, प्लस लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। इसी रूप में तो रेखा हमको प्राप्त होगी, या ज्यादा से ज्यादा हमको यही रेखा कार्तीय रूप में प्राप्त होगी। तो कार्तीय रूप में क्या होगी, x माइनस A1 अपान B1, y माइनस B1 अपान B2 इस रूप में होगी, z माइनस C1 अपान C2। रेखा तो एक प्रकार से हो सकती है, एक रेखा ये जा रही मान लीजिए सदिश रेखा, तो इसका समीकरण R बराबर, अब इसकी जगह हम क्या करें, कैपिटल ले लें या स्मॉल ले लें। चलिए कैपिटल हम ले रहे हैं यहाँ से, A1I प्लस B1J प्लस C1K प्लस लैम्डा A2I प्लस B2J प्लस C2K। समझ पाए, ऐसे तो रखा हो सकते अलग अलग वेरिएबल हम लगा दे, तो इसका कार्तीय रूप में क्या होगा, x अपान A1 अपान A2 बराबर y माइनस B1 अपान B2 इक्वल टू z माइनस C1 अपान C2। तो यह सदिश समीकरण ऐसे दी होंगी या इस प्रकार से दी होंगी ना। तो इनके बीच का अगर हमको कोण निकालना है cos थीटा, इनके बीच अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, हमको थीटा एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ लैम्डा के साथ ये अनुपात दिया है ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको। इसको मान लीजिए ये लिखा हुआ है पूरा B1 सदिश, ठीक, और ये पूरा सदिश लिखा है B2, तो हमको कर क्या लेना है, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 एंड मॉड ऑफ B2। समझ पाए, ये तो दो रेखाएं होंगी, तो जो कहते थे इस बिंदु से जाने वाली इसके समांतर, तो ये B सदिश था, यहाँ पर ये B2 मान लीजिए, एक में B1 और एक में B2, तो कुछ नहीं करना, बस इन्हीं का आपको डॉट प्रोडक्ट कर लेना है अपान मॉड ऑफ ए कर लेना है। जब क्या फार्मूला जानते हो, अगर दो सदिश B1 और B2 होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 cos थीटा होता है ना। तो ये यहीं से सूत्र निकाला गया, cos थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो अगर एंगल तुमको निकालना है दो सदिश रेखाओं के बीच का, तो ये कर सकते हो ना। अब डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो देखो क्या आ रहा, बहुत चाहे बड़े बड़े फार्मूले याद करो और चाहे छोटा काम करो। आप चाहो तो डायरेक्ट ये याद करो कि जो यहाँ होगा B1 ये B2 उसका डॉट प्रोडक्ट अपन मॉड ऑफ है। अब बुक्स में बहुत बड़ी चीज ऐसे लिख दिया है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा ऊपर, A1 प्लस A2 B2 नहीं, हाँ A2 और A2 का ये A2 B2 प्लस C2 देखिए, यही तो डॉट प्रोडक्ट अपॉन में इनका मॉड निकालोगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। समझ पा रहे, यही तो होगा जब निकालोगे। तो ये क्या लिखने की जरूरत है, नहीं है ना। आप बस ये दो वेक्टर जो मिल जाए उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, बस हो गया। और आप अगर इस रूप में कार्तीय रूप में दिया है तो समझ रहे हो क्या है, ये पूरा नीचे क्या है B1, देखिए यहाँ से ये गलत हो गया, A2 होना चाहिए था। ये पूरा कौन सा वेक्टर है, B1 है कि नहीं है, बटे में जो अपॉन में होता है, यही तो पूरा वेक्टर है A2 B2 C2। ये क्या है, ये दिक् अनुपात है इस वाले वेक्टर के, ठीक, ये जो B के स्थान पर रखा है, और इसमें अपॉन में देखो लिखे हुए हैं ये। तो अगर इस रूप में हो तो A2I B2J C2K, ये क्या हो गया, B1 हो गया। और अगर इस रूप में ये हो गया A2I B2J C2K, ये B2 हो गया। बस यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इनके बीच का एंगल निकाल लिया। समझ पा रहे हैं, तो नोट करना है जितना इसमें नोट कर लो, इसका कोई जरूरत नहीं, जरूरत हमको इसी की है। अगली हेडलाइन लिखेंगे, दो
असमांतर या ये असमतलीय भी इसको कहा जा सकता है, विषमतलीय भी कहा जा सकता है। तो विषमतलीय ही इनको हम बोलेंगे, विषमतलीय ही बोलेंगे। विषमतलीय या जो है कह सकते हैं कि ये जैसे प्लेन है, इसमें ये प्लेन है, इसमें ये इस प्रकार से कुछ जा रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है किसी भी बिंदु पर, तो वो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र अलग है। और तो अगर समांतर रेखाएं जा रही हैं तो उनके बीच की दूरी का सूत्र अलग यहाँ पर है। तो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, एक का समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है, ये R1 इक्वल टू A1 प्लस B1 लैम्डा, ये A1 प्लस B1 लैम्डा या लैम्डा B1 आप कह लें, ठीक। दूसरा समीकरण ये दिया, रेखा का इसी प्रकार का तो कुछ समीकरण आता है। तो दूसरा ये दिया हुआ है R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू ले लिया, म्यू B2 ले लिया। अब इनके बीच की अगर दूरी D निकालना है तो दूरी ये होती है B1 क्रॉस B2, और यहाँ पर होता है A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और होल ऑफ मॉड। क्यों? क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कर लें, और इसके और इसके बीच में यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये दो बिंदुओं के बीच, दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, जबकि ये समांतर नहीं है। अब देखिए यही रेखाएं अगर समांतर होती, अगर ये रेखाएं समांतर होंगी तो इनका समीकरण में चेंज क्या होगा, देखो ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस लैम्डा, ये B1 B2 नहीं, यहाँ पर भी B वेक्टर होगा और दूसरे में भी यही B वेक्टर ही होगा। अगर ये सेम हो जाए तो समझ लीजिए रेखाएं समांतर है, ये A2 प्लस म्यू B। अब B1 B2 नहीं होगा, अगर यहाँ पर समान सदिश दिखे लैम्डा और म्यू के साथ तो समझ लीजिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और अगर ये अलग अलग दिख रहा है B1 और B2 तो ये समांतर नहीं है, विषमतलीय है, और इनके बीच का कोण ज्ञात किया जा सकता है। इनके बीच कोण क्या ज्ञात करो, इनके बीच तो कोण सदा 0 आएगा ना, इनके बीच कोई कोण ही नहीं है। यहाँ पर हम कोण भी ज्ञात कर सकते थे, अगर हमको cos थीटा ज्ञात करना था तो क्या निकालते थे, B1 डॉट B2 मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, ये निकाल लेते थे ना। और यहीं से अगर इन रेखाओं को हम लंबवत कह दें तो आ जाएगा B1 डॉट B2 इक्वल टू 0 इफ B1 इज परपेंडिकुलर ऑन B2। यहाँ पर जब इनके बीच दूरी, इनके बीच न्यूनतम दूरी हमको इसीलिए निकालनी थी कि न्यूनतम के बीच की दूरी क्या होगी, दो सदस्यों के बीच की न्यूनतम दूरी मीन्स यहाँ की दूरी हमको निकालनी होती थी। तो यहाँ पर ए किसी न किसी एंगल पर है तो एंगल भी निकलेगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो V1 डॉट B2 बराबर 0 भी होगा। अब यहाँ पर एंगल इनके बीच का सदैव क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, अगर ये वेक्टर सेम होता है तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। तो अब जब दूरी निकालोगे तो न्यूनतम दूरी नहीं, एक फिक्स दूरी निकलेगी। अब न्यूनतम दूरी की कोई बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सभी जगह दूरी क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो ये दूरी जहां पर आपने B1 B2 रखा है यहाँ के क्या रख देंगे, वेक्टर B, बाकी सेम यही रहेगा A2 माइनस A1, और यहाँ पर भी केवल मॉड B। समझ में? जब यहाँ पर B1 B2 अलग अलग नहीं होकर के दोनों क्या होंगे, B होंगे, सेम होगा ये और ये दोनों वेक्टर, तो यहाँ पर केवल B लिख लेंगे और ये पूरा वही रहेगा, ये यहाँ पर मॉड है, तब दूरी ऐसे निकालोगे। समझ पाए बात? यहाँ एंगल निकालना नहीं है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि दर्शाइए कि दिक् कोजाइन, ये दिक् कोजाइन दिए हुए हैं तीन रेखाओं की। बोल दीजिए जरा दिक् कोजाइन क्या है, 12/13 कामा -3/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 4/13 4/13 12/13 12/13 3/13 फिर है 3/13, हाँ 3/13 फिर है 3/13 कामा -4/13 -4/13 12/13
प्लस ये सर प्लस 12/13। अब ये क्या है, ये तीन रेखाएं यहाँ पर उनके दिक् अनुपात दिए हैं। जैसे कि ये रेखा जो बनाओगे A1, तो ये दिया हुआ है जब दिक् अनुपात है, मतलब ये दिक् को जाए, ये है L1 M1 N1 है, ऐसे ये है L2 M2 N2 L3 M3 एंड N3। अब अगर हम वेक्टर A बनाए तो वेक्टर A बराबर देखो क्या बनेगा, 12/13 I माइनस 3/13 J, और ये बनेगा माइनस 4/13 K। ये वेक्टर बनेगा, क्योंकि हमने कहा था अगर L M N दिए हुए हैं तो आप वेक्टर बना सकते हो। ये वेक्टर कैसा वेक्टर बनेगा, एकांक वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। जब दिक् कोज्याओं से आप वेक्टर बनाते हो, दिक् कोज्याओं से अगर वेक्टर बनाते हो तो ये एकांक वेक्टर निकलता है। ऐसे ही अगर वेक्टर B बना रहे हो तो ये हो जाएगा कितना, 4/13 I 12/13 J प्लस 3/13 K। ये वेक्टर आपका बन गया। आप सिद्ध करें ये सब परस्पर लंबवत है, ये और ये सब लंबवत, ऐसे C भी बना लोगे और डॉट प्रोडक्ट सबका निकालोगे, 0 आएगा। I माइनस 4/13 J प्लस 12/13 K। ये सब एकांक सदिश क्यों है, पहले हम बता चुके हैं कि अगर आप दिक् कोज्याओं से L M N दिक् कोज्याएं दी हैं, अगर उनको लेकर के L I M J N J वेक्टर बनाते हो तो ये सदा एकांक वेक्टर ही बन करके आएगा। ठीक है, तो अब सिद्ध करना ये परस्पर परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, A डॉट B निकालोगे, 0 हो जाएगा। इसका डॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 12 और ये अपॉन 169 ये आ जाएगा, और फिर क्या होगा माइनस अपॉन 169, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 169, यही तो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा इन दोनों का। और ये डॉट प्रोडक्ट देखो पूरा क्या हो रहा है, ये 48, ये भी 48 हो जाएगा, क्या हो रहा है 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो रेखा एक थी ये परपेंडिकुलर है सदिश B पर, ये जो है परपेंडिकुलर सदिश C पर। ऐसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो भी 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो भी 0 होगा। तो अब ये इतना तो हमने समझाने के लिए किया। अब अगर आपको दो सदस्यों की दिक् कोज्याएं दी हो तो आप कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हो, इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो ये सदिश ये जो दिक् कोज्याएं हैं जहां से रेखा बनेगी परस्पर क्या होगी, लंबवत। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, L1 और L2 का गुणा किया है ना, M1 M2 N1 N2। तो बुक में आपको फार्मूला बना करके देते हैं कि इस फार्मूले से इनको परपेंडिकुलर प्रूफ कर लो, और आप विस्तार से अगर सीखते हैं कि ये दिक् अनुपात दिए हुए दिक् कोज्याएं जिस सदिश की दिए वो हम सदिश ही बना लिए, हम सदिश बना लिए। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो दो का 0 हो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो चाहे ऐसे करो और चाहे दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए तो L1 L2 M1 M2 डॉट प्रोडक्ट में यही तो हो रहा है, बराबर 0 करो। तो ये फार्मूला लिखा है आपकी बुक में, इस फार्मूले से कर सकते हो या ऐसे भी कर। अभी हमने एक दिखाया, अभी आपको B डॉट C करना है, A डॉट C करना है, परस्पर तीनों लंबवत है।